हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आप सभी के मित्रों। स्वागत है आप सभी का शपथ बैच 2.0 में। आज मैं आप सभी को नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा एसी सर्किट्स का पार्ट नंबर 2। इस पार्ट नंबर 2 में क्या है आप देख सकते हो भाई, ये वार्निंग लिखी हुई है, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। तो आज का लेक्चर जो दिल से कमजोर है ना, उनके लिए नहीं है। ठीक है, दिल संभाल के देखना है भाई, अपनी सांसें ज्यादा तेज नहीं करनी है ना। बहुत ही अच्छे और बहुत खतरनाक लेवल के क्वेश्चंस है। ईएसी, गेट, एई, जेई, जितने भी पेपर है उसमें जो जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है एसी सर्किट्स के, जिनसे कुछ कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं, आज उन क्वेश्चंस को डील करेंगे। ओके, पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी करवा दिया है, आज का 5th लेक्चर है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमें फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं उसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। देखो, तुम्हें सीरीज आरसी सर्किट दे रखा है, तो तुम्हें पता है अगर मैं सीरीज में आर और सी को लगाता हूं तो क्या सेम रहेगा फेजर डायग्राम बनाने के लिए, वोल्टेज या करंट। सर सिंपल सी बात है कि अगर सीरीज में आप कुछ लगा रहे हो तो करंट सेम रहेगी, तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं करंट को रेफरेंस ले लूंगा आई। अब जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा ना वी आर, वो तो इस फेजर के किस में रहेगा, सीरीज में ही रहेगा, फेज में रहेगा वी आर, है ना। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी बनाना पड़ेगा, वो कैसे बनेगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या करेगा, करंट से लैग करेगा। जी हाँ, कैपेसिटर में करंट लीड करती है, वोल्टेज लैग करता है 90 डिग्री, तो वीसी हम नीचे बना देंगे और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, सोर्स वोल्टेज आ जाएगा वीएस। तो भाई ये सोर्स वोल्टेज आ गया वीएस। आ गई बात समझ। और वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है वो है फाई, तो आपको दिख रहा है आई लीड्स वीएस बाय फाई। एक आरसी सर्किट है, कैपेसिटर होने की वजह से करंट वोल्टेज से लीड करेगा, तो करंट फाई एंगल से हमारे सोर्स वोल्टेज से लीड कर रहा है। अब ऑप्शंस देखो, द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इन फेज विद सोर्स वोल्टेज, क्या सी और वीएस फेज में है, जी नहीं। लैगिंग द रजिस्टर वोल्टेज बाय 90 डिग्री, क्या वीसी रजिस्टर की वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। इन फेज विद द करंट, जी नहीं। लैगिंग दी सोर्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, जी नहीं, सोर्स वोल्टेज से 90 लैग नहीं कर रहा है, 90 माइनस 5 से लैग कर रहा है। ये कितना हो जाएगा एंगल, 90 माइनस 5, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये फेजर डायग्राम बनाना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये वाले क्वेश्चन में ना आपको वेक्टर सम लेना होता है ना। आपको पता होगा कि वी एस अगर निकालना है, केवल सीरीज में आर और एल दे रखा है अगर, और वीएस निकालना है तो वी आर प्लस वीएल का वेक्टर सम होता है। तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वीएल स्क्वायर। इसी तरीके से यहां पे करना है। देखो, तुम्हें आर और एल के अक्रॉस रिजल्टेंट वोल्टेज दिया 5, तुम्हें वीएल निकालना है, कितना हो जाएगा। देखो, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस वीएल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, वीएल बराबर 4 वोल्ट आ जाएगा, है ना। ओके, तो वीएल की वैल्यू तो 4 वोल्ट आ गई। अब सोर्स वोल्टेज निकालना है वी, तो सोर्स वोल्टेज क्या होता है सीरीज आरएलसी में, बताओ। यस, अंडर रूट के अंदर वी आर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। वी आर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, वीएल माइनस वीसी मतलब 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट ही आ जाएगा। तो ये हो गया सोर्स वोल्टेज 5 वोल्ट। ओके, अनदर सिंपल क्वेश्चन, आगे चलते हैं। ठीक है, आएगा मजा, अभी तो भाई स्टार्ट हुआ है। देखो, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे आपसे ये पूछ रहा है कि इफेक्टिव वैल्यू बताइए साइन वेव की फॉर हाफ साइकिल, आधी साइकिल के लिए कितना इफेक्टिव वैल्यू होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहां पर पूरा का पूरा सॉल्व हुआ है। ये 1 साइकिल की बात कर रहा है, मतलब फुल साइकिल के लिए इफेक्टिव वैल्यू निकाला है, मतलब आरएमएस, और ये हाफ साइकिल के लिए यहां पे निकाला है। दोनों के लिए वोल्टेज सेम है। फुल साइकिल मतलब टाइम पीरियड 2 पाई ले लेना है, और हाफ साइकिल मतलब टाइम पीरियड पाई ले लेना है। तो जब आप ऐसा करते हो और चेक करते हो क्या रिजल्ट आता है, तो दोनों का सेम ही वैल्यू आता है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आप आरएमएस वैल्यू चाहे हाफ के लिए निकालिए या फुल के लिए निकालिए, आरएमएस वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इफेक्टिव वैल्यू इज सेम एज कैलकुलेटेड फॉर 1 साइकिल। हाफ साइकिल की इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगी, जो 1 साइकिल की या फुल साइकिल की इफेक्टिव वैल्यू है, तो सेम रहती है। क्लियर। और साइन वेव की आरएमएस वैल्यू तो आपको पता ही होगा, वीएम अपॉन रूट 2। ठीक है, ओके, चलो ये भी क्लियर है। डीएमआरसी का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, देखो सिंपल सा है।
हाउ मच डीसी वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एवरेज पावर ऑफ सेम वैल्यू एज दैट ऑफ अ साइनसोइडल वेव। मतलब हमें डीसी का वोल्टेज निकालना है और पावर दोनों की सेम कर दी है, एवरेज पावर ऑफ सेम वैल्यू। तो पी डीसी बराबर पी एसी। डीसी का वोल्टेज मान लो वी डीसी का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। एसी का वोल्टेज क्या होगा, आरएमएस। समझे, जब भी रेजिस्टेंस के साथ वोल्टेज लिखते हैं ना या करंट लिखते हैं तो हमेशा आरएमएस वैल्यू लेते हैं। तो डीसी वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज। अब वीडीसी, आर से आर कट गया, अंडर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो वीडीसी बराबर वी आरएमएस आ जाएगा, दैट इज 150 अपॉन रूट टू। पीक वैल्यू 150 है ना, तो आरएमएस 150 बाय रूट टू कितना हो गया, 150 इंटू 0.707 आ जाएगा 106 वोल्ट। 150 का 70% है ना, लगभग 70% कितना होता है, 105। तो 106 वोल्ट। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी विल बी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। सीरीज आरएल सर्किट है जिसमें आर दे रखा है, आपको एल इक्वल टू 60 मिली हेनरी दे रखा है, और इनपुट करंट लैग्स सप्लाई वोल्टेज बाय 60 डिग्री। मतलब आपको लैगिंग करंट भी दे रखी है, एंगल दे रखा है बेसिकली। तो यार देखो, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, रिएक्टेंस अगर हम निकाल लें तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंस में क्या होता है, 2πfl है कि नहीं। तो अगर हमें रिएक्टेंस की वैल्यू पता चल गई तो इंडक्टेंस भी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे। तो रिएक्टेंस कैसे मालूम चलेगा, अब एंगल दे रखा है तो cos फाई सोच लो, r अपॉन जेड होता है, साइन फाई x बाय जेड, लेकिन z नहीं पता। टेन फाई क्या होता है, टेन फाई होता है x अपॉन r। तो बस टेन 60 डिग्री रख दोगे, हो जाएगा सॉल्व। टेन 60 डिग्री बराबर एक्सएल अपॉन 20। तो एक्सएल की वैल्यू आ गई 20√3। तो 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू 60 मिली हेनरी, 60 इंटू 10 की पावर -3 बराबर 20√3। तो फ्रीक्वेंसी बस सॉल्व होके आ जाएगा, 2 से ये कटेगा 10 टाइम्स, तो 10√3 और डिवाइड बाय पाई इंटू 60 इंटू 10 की पावर -3, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, ये 6 बचेगा। ठीक है, 6 टाइम्स 1000√3 और 1 अपॉन पाई का हो गया 0.318 और अपॉन में 6 भी है ना, इतना आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 से 300 बार, ये 50 53 बार में गया है ना, ये 318, 1000 से 0.318 318 हो गया, ये 6 से 50 बार 353 बार 53 इंटू √3 आ गया, मतलब 53 इंटू 1.732। 53 इंटू 1.7 कर लो, तो 7 या 21 की 1 2, 17 तिया 51 की 1 और 5, 17 पंजे 85 5 90, लगभग इतना आ गया दोस्तों, ये 91.9, 90 के आसपास, मतलब 91.9 हर्ट्ज। क्योंकि √3 क्या होता है 1.732, मैंने केवल 1.7 लिया, तो 90 के आसपास आ रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा आएगा, मतलब 91.9 हर्ट्ज। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है सिंपल क्वेश्चन। चलो आगे चले, आ जाओ। अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक डायोड है विद फॉरवर्ड वोल्टेज उसका 0.7 वोल्ट है, मतलब सिलिकॉन का बना है, इज कनेक्टेड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब एक डायोड को हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह कनेक्ट किया है, लोड रेजिस्टेंस भी दे रखा है और इनपुट वोल्टेज भी दे रखा है। आपको पीक आउटपुट वोल्टेज निकालना है। देखो ये रहा सर्किट, इनपुट वोल्टेज कितना दे रखा है 22, इनपुट वोल्टेज दे रखा है 22 वोल्ट, आरएमएस वैल्यू है ना, आरएमएस, और इसका वोल्टेज ड्रॉप है 0.7। आपको क्या निकालना है, इस आउटपुट वोल्टेज का पीक वैल्यू। पीक वैल्यू कैसे निकलती है, पीक वैल्यू निकालने के लिए हमें इनपुट का भी पीक वैल्यू लेना पड़ेगा, और उसमें से इसको डायोड के वोल्टेज ड्रॉप को माइनस कर देंगे तो आउटपुट का वोल्टेज मिल जाएगा। सिंपल सी बात है ना, केवीएल लगा के, तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा 22√2 माइनस 0.7, बस इतना करना है। तो 22 इंटू 1.4 माइनस का 0.7, ऑप्शन क्लोज है क्या, जी नहीं, काफी दूर है, हो जाएगा। तो 22 इंटू 1.4, 14 दूनी 28 की 8 और 2, 14 28 और 2 30, 30.8 आ गया, माइनस का 0.7 करेंगे तो लगभग 30.1 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। है कोई ऑप्शन भाई, 30.1 या 30 के आसपास, ये आंसर आ जाएगा आपका 3, मतलब सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज आ गया, पीक वैल्यू। ओके, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ये देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सीरीज आरएल सर्किट दे रखा है, द करंट दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है, फाइंड पावर फैक्टर एंड एवरेज पावर।
देखो पावर फैक्टर निकालना है तुम्हें, तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल चाहिए। तुम्हें वोल्टेज कितना दे रखा है, देखो एक बार लिख लेते हैं अच्छे से। 20 cos 628t प्लस 150 डिग्री, 5 पाई बाई 6 कितना होता है 150। और करंट कितना दे रखा है 5 cos 628t प्लस 120 डिग्री। तो सीधे सीधे दिख रहा है cos थीटा भी माइनस थीटा ही। पावर फैक्टर क्या होता है, यही होता है वोल्टेज करंट के बीच का एंगल, दैट इज cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री मतलब 0.866। अब लीडिंग या लैगिंग, तो देखो करंट 120 है, वोल्टेज 150 है, तो लैग कर रहा है तो लैगिंग। ठीक है। अब एवरेज पावर भी निकालना है। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, एवरेज पावर हमेशा याद रखेंगे वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, है ना। आरएमएस वैल्यू कैसे लोगे, देखो ये मैक्सिमम है तो 20/√2। आई आरएमएस कैसे लोगे, देखो ये भी मैक्सिमम है तो 5/√2 इंटू √3/2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 पंजे 100/2 50, 50 इंटू 0.866 तो 43.3 वॉट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए। क्लियर हो रहा है सभी को, है ना। अभी आगे मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, देखो देखते जाओ बस। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस। अभी देखिए ये एसी सर्किट के मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे आपको निकालना है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर दी लोड शुड बी। कुछ नहीं करना है, जैसे थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते थे ना वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करके, वही यहां पे करना है। बस आपको एसी सर्किट के अंदर इंपेडेंस और रेजिस्टेंस दोनों का ख्याल रखना है। तो देखो आपने अगर इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया तो आप देख पा रहे हो भाई कि ये वाला और ये वाला किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। तो इन दोनों का पैरेलल ले लो, 1 माइनस J1 इंटू J1 डिवाइड बाय 1 माइनस J1 प्लस J1। तो J1 से J1 निपट गया तो केवल ऊपर वाला बच गया, और प्लस ये दोनों का पैरेलल इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, प्लस का 1। खत्म हो गया ZL। ये Z थेवेनिन है, क्या है Z थेवेनिन। तो कितना आ जाएगा ये दोस्त, J1 इंटू J1 इज J1 माइनस J1 इंटू J1 इज J स्क्वायर और प्लस का 1। अब J स्क्वायर क्या होता है, J स्क्वायर खुद -1 होता है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 1 माइनस -1 दैट इज 2 प्लस J, 2 प्लस J आ जाएगा Z थेवेनिन। अब यहीं पर बच्चे गलती कर देंगे कि वो क्या करेंगे, ये आ गया लोड का इंपेडेंस, जय सियाराम हो गया खेल। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे तो ऑप्शंस ने तुम्हें बचा लिया, तुम्हें यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मिल नहीं रहा है। एक्चुअल में तुम्हें क्या करना पड़ेगा अब इसका, जी हाँ सही बात, लास्ट स्टेप तो यही है कि थेवेनिन इंपेडेंस का कॉन्जुगेट भी लेना पड़ता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तो यही होता है ना, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस J, दिस इज ZL। लोड का इंपेडेंस 2 माइनस J, आंसर इज सी। ओके चलिए, बाप रे बाप, गेट 2014 का क्वेश्चन है ये। ठीक है चलिए देखिए, 230 वोल्ट का सोर्स है, सप्लाई कर रहा है पावर दो लोड को जो कि पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, बना लेते हैं दो लोड। कॉन्सेप्ट सीखोगे ना तो बन जाएगा, और एसएससी जेई में ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं लेकिन इसी कॉन्सेप्ट वाला ऑलरेडी आया और काफी सारे पेपर्स में आता रहता है, इसीलिए मैं लेके आया हूं इधर आपको कराने। तो देखो 230 वोल्ट आरएमएस का वोल्टेज दे रखा है भाई, फ्रीक्वेंसी तुम्हें कुछ दी नहीं है, फर्स्ट लोड है 10 किलोवाट पे 0.8 लीड, बढ़िया। ये 1 है लोड, 2 लोड जो है वो 10 केवीए का है और 0.8 लैग। ठीक है, आ जाओ। अब क्या बोल रहा है, द कॉम्प्लेक्स पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स, मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस यहां का P1 P2 निकाल लेना, यहां का P1 यहां का P2 यहां का Q1 यहां का Q2, दोनों को ऐड कर दो, खत्म क्वेश्चन, है ना। कॉम्प्लेक्स पावर जो सोर्स डिलीवर करेगा वो क्या होगा, जो लोड में दोनों में पावर जा रही है उनको ऐड कर देना है। तो देखो तुम्हें लोड 1 का देखे तो P1 तो दे ही रखा है 10 किलोवाट, Q1 निकालना है, Q1 क्या होता है P1 10 5 1। अब याद रखो मैंने तुम्हें पहले वाले लेक्चर्स में ही बताया है, पिछले वाले लेक्चर में, कि जब cos 5 0.8 होता है तो sin 5 कितना होता है भाई 0.6, और tan 5 कितना होता है फटाफट बताओ सर 3/4। अगर ऐसे वैल्यूज याद है ना तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो 10 इंटू सीधे 3/4 मतलब 7.5 kVAR। और एक और चीज, ये कैसी आएगी, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि पावर फैक्टर लीडिंग है, इसका भी ध्यान रखना है। अब लोड 2 की बात कर लेते हैं।
तो लोड 2 क्या हो जाएगा, तो देखो अपेरेंट पावर दे रखी है तुम्हें ना, है ना, P2 निकालो, P2 होता है S2 cos फाइव, तो 10 इंटू 0.8 मतलब 8 किलोवाट, और Q2 कितना हो जाएगा S sin फाइव, तो 10 इंटू 0.6, तो 6 केवीए यार। और ये कैसी आएगी, ये पॉजिटिव आएगी, क्यों आएगी पॉजिटिव, क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। तो कॉम्प्लेक्स पावर हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस जे Q1 प्लस Q2। कितना आ रहा है P1 प्लस P2, 10 प्लस 8 18 प्लस 6 माइनस 7.5, तो माइनस का 1.5, जे माइनस 1.5, मतलब 18 माइनस जे 1.5। है कोई ऑप्शन? जी हाँ बिल्कुल है, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, गुड। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, देखो ये भी गेट का क्वेश्चन है भाई, लेकिन है काफी सिंपल, इसीलिए आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो पढ़ो एक बार खुद से क्वेश्चन को। सर्किट शोन इन द फिगर विद आर एल एंड सी, इनपुट वोल्टेज इतना दे रखा है, करंट का इक्वेशन क्या होगा। अब चूंकि ये पैरेलल में है तो सबके दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि मुझे एडमिटेंस निकाल लेना चाहिए। एडमिटेंस आ जाएगा तो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके करंट तो निकाल ही लेंगे कुछ करके, ठीक है, तो एडमिटेंस निकाल लेंगे। एडमिटेंस क्या होता है पैरेलल में, 1/r प्लस 1/j ओमेगा एल प्लस 1/ माइनस का जे एक्सी, ठीक है, 1/j एक्सएल प्लस 1/ माइनस जे एक्सी। ये आर रहता है, ये प्लस जे एक्सएल रहता है, ये माइनस जे एक्सी रहता है। अगर तुम्हें एडमिटेंस निकालना है तो क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, 1/r कर दोगे प्लस 1/j एक्सएल कर दोगे, 1/ माइनस जे एक्सी कर दोगे। इतना क्लियर है? जी हाँ सब सर। तो 1/r मतलब 3 प्लस 1/j और ओमेगा एल, ओमेगा कितना है देखो 2 दे रखा है, तो 2 इंटू एल कितना है 1/4 प्लस 1/ माइनस जे एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा कितना है 2 और सी कितना है 3। तो इसको सॉल्व करो, 3 नीचे जो 1/j होता है ना ये हमेशा क्या हो जाता है माइनस जे, ठीक है, 1/j को माइनस जे लिख सकते हो, तो क्या लिख दोगे माइनस का जे ये 2 माइनस का जे 2। क्लियर है, 2 आ जाएगा ऊपर, अब यहां बचेगा 3 दूनी 6 और ये माइनस का जे ऊपर जाके प्लस का जे 6, तो ये आ गया बेसिकली 3 प्लस जे 4। ठीक है, आप लोग देखिए नए नए होंगे इन चीजों में, इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होगी, इसीलिए मैं इतना आसानी से बता रहा हूं, नहीं तो भाई ये तो हवा हवा में हो जाता है। कोई बात नहीं, चलो तो ये हो गया 3 प्लस जे 4, तो एडमिटेंस का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5, और एंगल कितना आ गया एडमिटेंस का, बताओ tan इनवर्स 4/3। अब बता दो कितना होता है ये एंगल, याद है कि नहीं, 53.13। अगर याद नहीं है तो अपने आप को अभी के अभी एक थप्पड़ लगाओ, समझ गए, तुम यही डिजर्व करते हो। पिछले लेक्चर में ही बताया है, अभी तक याद नहीं हुआ है तो फिर कर क्या रहे हो तुम, सीखो भाई सीखो। ठीक है, ये कोर्स फ्री तो है तुम्हारे लिए, लेकिन ये कोर्स का जो कंटेंट है और जो मैं इसमें मतलब अपना सब कुछ इसमें जो दे रहा हूं ना, वो कोई इंसान पेड कोर्स में भी नहीं देगा तुम्हें, ठीक है ना। तो सीखिए इसको, अगर इससे भी फायदा नहीं उठा पाओगे तो मुझे नहीं लगता है फिर तुम कुछ भी फ्री का वो करते हो, डिजर्व भी करते हो, ठीक है ना। चलो तो अब कितना आ गया, करंट निकालना है। करंट क्या होता है देखो, वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस या फिर वोल्टेज इनटू एडमिटेंस, तो वोल्टेज में एडमिटेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कुछ है नहीं है 1 है मैग्नीट्यूड, तो करंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 साइन 2t प्लस 53.13। क्या आंसर आ जाएगा भाई, 5 साइन 2t प्लस 53.13, ए इज द करेक्ट, ठीक है, ए आंसर आ जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ही है। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में तुमसे क्या बोल रहा है, तुम्हें ए बी के अक्रॉस क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है बेसिकली, ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ए बी। अब वोल्टेज कैसे निकालें, क्या सर मैं इसमें नोडल लगाऊं, एक तरीके से वही है, लेकिन आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो कि एक करंट सोर्स है 2 एम्पियर का, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है। अब तुमसे कोई बोले कि यहां पर वोल्टेज निकालो, V1 निकालो, तो तुम क्या करोगे, सिंपल सी बात है, इन दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल ले लोगे, पैरेलल ले लोगे तो एक करंट सोर्स बचेगा, एक
रेजिस्टेंस बचेगा। फिर तुम क्या करोगे, करंट सोर्स को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, वोल्टेज आ जाएगा। सेम तरीका यहाँ पर है, करंट दे रखा है, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में दे रखे हैं, इंपेडेंस उनको पैरेलल में ले लो, तो इन दोनों का पैरेलल निकाल लो बस। क्या आ जाएगा, जेड इक्विवेलेंट 5 + j3 इंटू 5 - j3 डिवाइड बाय, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 बच जाएगा। तो कितना बचेगा, 5 × 5 = 25 और प्लस माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 5 से -j15 प्लस j15, ये कट जाएगा। 25 + 9 / 10, 34/10 मतलब 3.4 ओम इसका Z इक्विवेलेंट आ गया। बड़ा ही सिंपल चीज हो गई। तो फिर क्या बचा, V बराबर हो जाएगा करंट इंटू Z इक्विवेलेंट। 5 एट द एंगल 30 इंटू 30 3.4, तो 3.4 34, 5 20 की 0 2 15 2 17.0 एट द एंगल 30 डिग्री। ये आ गया आपका वोल्टेज। समझ में आई बात, क्लियर है ना सभी को, वेरी गुड। तो बस सिंपल वोल्टेज निकालना था, सिंपल दोनों इंपेडेंस का पैरेलल ले लिया, वोल्टेज आ गया I × Z। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे तुम्हें एक सोर्स दे रखा है, दो इंपेडेंस दे रखे हैं। तो एसी सोर्स है 20 वोल्ट का, आरएमएस वैल्यू है, विद इंटरनल इंपेडेंस दे रखा है 1 + j2, लोड दे रखा है 7 + 4j। द रिएक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड। तुमने बहुत सारे रियल पावर के क्वेश्चंस तो किए हैं जो कि I²R होता है, लेकिन ये रिएक्टिव पावर का है, और रिएक्टिव पावर क्या होता है, I²XL। बस इतना ही करना है। तो बेसिकली करंट निकालना है, फिर रिएक्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो करंट कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है, करंट आ जाएगा वोल्टेज अपॉन इंपेडेंस। वोल्टेज है 20 अपॉन इंपेडेंस हो जाएगा 7 + 1 8 + j6। इसका वो लिख लो, क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। 8 + j6 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा, 64 + 36 100 का √10, और एंगल कितना आएगा, tan इनवर्स 3/4। 6/8 मतलब 3/4 ना। अब तो नालायक को ये एंगल याद हो गया होगा तुम्हें, 20/10, ये कितना एंगल है, 36.86। तो 2 एट द एंगल माइनस का 36.86 डिग्री, ये करंट आ गया, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है, रिएक्टिव पावर निकालना है। तो करंट के मैग्नीट्यूड से मतलब है सिर्फ I², मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू रिएक्टेंस ऑफ लोड। लोड का पूछ रहा है ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू लोड का रिएक्टेंस कितना है, 4 4 चौक 16 बार। हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। 16 बार इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, चलो बढ़िया। अब देखो ये इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, है ना, इफ ए साइनसोइडल ऑल्टरनेटिंग करंट है 15 एम्पियर की, फ्लोइंग अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम्स। अरे भाई बड़ी ही टेढ़ी चीज घुमा के दी है इसने। एवरेज वैल्यू पूछ रहा है, देखो साइनसोइडल वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू क्या होती है, साइनसोइडल वेवफॉर्म की अभी बताई थी, 2Vm/π। तो तुम्हें बेसिकली कहीं से भी Vm चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और तुम्हें दे रखा है 15 एम्पियर और रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट की ये जो 15 एम्पियर दे रखा है ना, ये कौन सी वैल्यू है, क्या मैक्सिमम वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है करंट की, या आरएमएस वैल्यू है। तो जब भी एसी के साथ दिया होता है तो हमेशा आरएमएस ही होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, इसमें तो लिख दिया है एसी सोर्स ऑफ आरएमएस वोल्टेज 20 वोल्ट। इस क्वेश्चन में देख लो, और क्या है, इससे पहले कोई क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी ये 230 वोल्ट आरएमएस। मतलब बेसिकली जब भी एसी सप्लाई देगा और कुछ भी नहीं कहेगा, जस्ट वैल्यू लिखी होगी, तो वो आरएमएस होगी। तो अगर हमें इस करंट और इस रेजिस्टेंस से वोल्टेज निकालना है तो वो कौन सा वोल्टेज निकलेगा, आरएमएस। कितना, 15 × 25, 15 300 और 75 375 वोल्ट, ये आरएमएस वैल्यू आ गई। ठीक है कि नहीं, एकदम ठीक है। अब साइनसोइडल का आरएमएस कितना होता है साहब, Vm/√2 होता है, तो 375 हो गया, तो Vm कितना हो गया, 375√2 हो गया। ठीक है, इतना भी ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एवरेज वैल्यू निकालना है तो 2/π इंटू 375 इंटू √2। अब इसको जो कैलकुलेट करने बैठ गया, मतलब वो मेरा स्टूडेंट तो नहीं है जो इसे कैलकुलेट करने बैठ गया। ठीक है, मैंने तुम्हें काफी बार बताया है, कई सारे लेक्चर्स में, यूट्यूब पर बहुत बार बताया है, फिर से बता रहा हूं। देखो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, 2√2/π होता है 0.9
और √2/पाई होता है 0.45, 1/पाई होता है 0.318 और 2/पाई होता है 0.636। फिर इसी के साथ 1/√2 कितना होता है 0.707, 1/√3 कितना होता है 0.577। कम से कम इतनी वैल्यू तो याद होनी ही चाहिए और बाकी की बाद में देखेंगे। ठीक है, तो 2√2/पाई कितना होता है 0.9 होता है, 0.9 इंटू 375 कर देना है, बस खत्म क्वेश्चन का खेल। कितना बचेगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है सीधा सीधा बी, 337.83 के आसपास। ठीक है, चलो बढ़िया। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, देखो क्या ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? एक्टिव पावर मोर होता है, मोर देन रिएक्टिव पावर, ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा भाई। पी और क्यू में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, कोई भी ज्यादा कम हो सकता है। ठीक है, एक्टिव पावर कैन नॉट बी मोर देन द रिएक्टिव पावर, ऐसा भी कुछ नहीं है भाई कि एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर से ज्यादा नहीं हो सकता। एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर में ऐसा कोई रिलेशन होता ही नहीं है, पहली बात तो। अब बोला एक्टिव पावर कैन नॉट बी मोर देन द अपेरेंट पावर, इसके बारे में देखिए सोचा जा सकता है। देखिए एस बराबर आपको पता है क्या होता है, पी प्लस जे क्यू, ये कॉम्प्लेक्स पावर या अपेरेंट पावर कहलाता है। अगर मैं यूनिटी पावर फैक्टर ले लेता हूं तो उसमें जो एस है वही पी है, और अगर मैं लैगिंग पावर फैक्टर लेता हूं तो जो एस है वो √p² प्लस q² है, मतलब एस का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन पी है। अगर मैं लीडिंग पावर फैक्टर ले लेता हूं तो फिर एस बराबर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा p माइनस जे क्यू, और इसका मैग्नीट्यूड लेकिन फिर भी क्या होगा, √p² प्लस q² ही रहेगा। मतलब इस केस में भी जो एस है वो है तो ग्रेटर देन p ही। आई बात समझ में, यूनिटी में एस पी के बराबर आ गया, लैगिंग में p प्लस जे क्यू होता है, एस बराबर क्या होता है p प्लस जे क्यू, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √p² प्लस q² ही करोगे तो भी s ग्रेटर देन p आ गया। लीडिंग के केस में s p माइनस जे क्यू होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √p² प्लस q² ही करेंगे, फिर से s ग्रेटर देन p आ गया। तो या तो s p से मतलब p जो है या तो वो s के बराबर है या फिर उससे छोटा है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी एकदम सही है, एक्टिव पावर कैन नॉट बी मोर देन द अपेरेंट पावर। यहां पे लिखा है एक्टिव पावर इज ऑलवेज लेस देन द अपेरेंट पावर, क्या ये सही है? नहीं, ये सही है फॉर लैग एंड लीड लोड। लैगिंग और लीडिंग लोड के लिए तो सही है, लेकिन यूनिटी में दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए ये गलत है। ओके, शाबाश। आ जाओ अब इस क्वेश्चन पे, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, मजा ही आ जाएगा। आपने ये क्वेश्चन कभी किया नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, आप देखे ना 2002 का क्वेश्चन है, कौन करता है ये सब? ठीक है, मैं छाट छाट के लाया हूं कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। कोई नहीं करते ऐसे क्वेश्चन, सब सोचते हैं कि 2024 के क्वेश्चन लगा लो, 2023 के क्वेश्चन लगा लो, यूथ लगा लो। ये यूथ के बाहर का मामला है ये सब। देखो, करंट सोर्स दे रखा है तुम्हें और लोड दे रखा है, कॉम्प्लेक्स पावर पूछ रहा है भाई, कितना सोर्स से लोड में डिलीवर हुआ। अब ये कैसे निकाले कॉम्प्लेक्स पावर? देखो, कॉम्प्लेक्स पावर निकालने के लिए क्या करना होता है, कॉम्प्लेक्स पावर का फॉर्मूला क्या होता है वो तुम्हें पता होगा, VRMS और IRMS उसका कॉन्जुगेट। P का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS IRMS cos फाई। Q का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS IRMS sin फाई। अगर थ्री फेज वगैरह आएगा तो √3 वगैरह भी ले लेंगे, वो अलग चीज है। अभी थ्री फेज के नहीं, नॉर्मल क्वेश्चंस करने एसी सर्किट के। तो कॉम्प्लेक्स पावर होता है VRMS IRMS का कॉन्जुगेट, दिस इज कॉम्प्लेक्स पावर। ये इसी में एक और चीज होती है अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर होता है सिर्फ VRMS इंटू IRMS, ये अपेरेंट पावर है। ठीक है, कौन सी पावर है, अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, और कॉम्प्लेक्स पावर मतलब मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, VRMS IRMS का कॉन्जुगेट। तो मैं वोल्टेज दे रखा है क्या, बस यही दिक्कत है, वोल्टेज नहीं दे रखा, तो वोल्टेज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो, वोल्टेज होता है करंट इंटू इंपिडेंस, तो VRMS निकालेंगे तो I का भी RMS लेना पड़ेगा फेजर वैल्यू के साथ और इंपिडेंस। तो IRMS कितना हो जाएगा, देखो ये जो है
इसका मैग्नीट्यूड एंगल दोनों लेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू है 1.25, आरएमएस क्या आएगी 1.25 अपॉन रूट टू एट द एंगल माइनस 15 डिग्री, और इंपेडेंस दे रखा है 12 एट द एंगल 53 डिग्री। तो 1.25 12 का 25% ज्यादा, तो 15 आ जाएगा, है ना, 15 हो जाएगा ना, 15 18 के 24 जी, 15 बाय रूट टू, और 53 में से 15 गए तो 43 और 38 डिग्री एट द एंगल 38 डिग्री। ये आ गया वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू। अब तुम्हें कॉम्प्लेक्स पावर निकालना है, तो कॉम्प्लेक्स पावर क्या हो जाएगा, वी आरएमएस आई आरएमएस का कॉन्जुगेट, वी आरएमएस है 15 बाय रूट टू एट द एंगल 38, और आई आरएमएस जो है वो ये है, इसका कॉन्जुगेट ले लेना है मेरे भाई, तो 1.25 अपॉन रूट टू एट द एंगल 15 डिग्री लिख दिया मैंने सीधे, ठीक है, कॉन्जुगेट लेके कर दिया डायरेक्टली। तो क्या हो गया, देखो एंगल मिला लो, एंगल कितना आएगा, देखो 38 प्लस 15 मतलब 53 एंगल आएगा, तो वो तो सभी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, 53 नहीं दे रखा है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बहुत सिंपल है, 15 का 25% ज्यादा कर दो, ये कितना आ गया 15 का 3.75, 18.75 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा 9.375 एट द एंगल 53 डिग्री। अभी भी देखो दो मैग्नीट्यूड सेम ही दिख रहे हैं, लेकिन यूनिट का फर्क है, हमें कॉम्प्लेक्स पावर निकालना है, कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है, वोल्ट एम्पियर में आएगा ना कि वॉट में, तो आंसर आएगा टी। है खतरनाक क्वेश्चन, आ रहा है मजा, चाहिए था लेवल, ले लो लेवल। देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में, देखिए अब वही वाली बात है कि मैंने बोला पहले से एडवांस लेवल के क्वेश्चन से, अगर आप जेई के पेपर पे फोकस कर और आपको लग रहा है कि ये मेरे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है तो आप जा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट देख लेना चाहिए, जो बीच बीच में मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक चीज पेपर के लिए ही हो, कुछ चीज नॉलेज के लिए भी होती है, आप एक स्टूडेंट बनना चाहते हैं अच्छे, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। आ जाओ, अब इसे देखो, सीरीज आरएल सर्किट है, 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, बहुत बढ़िया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर दे रखा है और एल दे रखा है, इंपेडेंस निकालना है, वाह वाह, इंपेडेंस सोचते ही एक ही चीज दिमाग में आता है, सोर्स वोल्टेज अपॉन करंट, यही दिमाग में आता है, मेरे भी दिमाग में यही आ रहा है, तो कैसे भी करके अगर मेरे को सोर्स वोल्टेज मिल जाए तो मैं करंट की मदद से इंपेडेंस निकाल लूंगा। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर भी दे रखा है, एल भी दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, वी एस स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, और वी एस आ जाएगा अंडर रूट के अंदर वी आर स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, वी एल स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 256 प्लस 144 कितना होता है, 256 356 400 आ जाएगा, उसका अंडर रूट 20 वोल्ट। चलो खत्म, आ गया वी एस, यस, तो इंपेडेंस कितना आ गया भाई 20 अपॉन 5 एम्पियर मतलब 4 ओम, लेकिन क्या बात बनी, जी नहीं, दो दो ऑप्शन दे रखे हैं 36.9 एंड माइनस 36.9। पहली बात तो ये एंगल आएगा कैसे, दूसरी बात प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो सिंपल सी बात है भाई, आर एल सर्किट बोला है, सिंपल सी बात है, इंपेडेंस क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एट एंगल प्लस 5, अगर आर सी सर्किट बोलता तो इंपेडेंस क्या होता मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एट एंगल माइनस 5, तो आएगा पॉजिटिव, तो आंसर आ गया वैसे ही टी। क्लियर है, लेकिन अगर आपको इसका एंगल भी निकालना पड़ जाए फिर क्या करोगे लल्लू लाल, तो सिंपल सी बात भाई देखो tan फाई लिख देंगे यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ वोल्टेज क्या है VL, रियल पार्ट क्या है 16, तो tan फाई इक्वल टू 12/16, फाई इक्वल टू tan इनवर्स कितना बन गया 3/4, बताओ कितना एंगल होता है 36.86, आ गया, ओके मास्टर साहब बहुत ही बढ़िया, चले आगे, चलो जी आ जाओ इधर, ओ माय गॉड ये क्वेश्चन यार देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये, पीक वैल्यू पूछ रहा है आपको इसमें ना, दो साइनसोइडल चीजें दी है, cos ओमेगा टी प्लस 60 माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 30, इसकी पीक वैल्यू कैसे निकाले सर, अगर ऐसा कुछ देता, मतलब जो दिया है मान लो, और इसकी मुझे क्या निकालनी होती, आरएमएस वैल्यू निकालनी होती मास्टर जी, आरएमएस वैल्यू निकालनी होती, तो आरएमएस तो मैं झट से निकाल देता, कैसे, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो अंडर रूट के अंदर मैं क्या करता 1/√2 का स्क्वायर
प्लस 1/√2 का स्क्वायर करता और बल्ले बल्ले हो जाता 1/√2 1/2 प्लस 1/2 2/2 मतलब 1, तो आरएमएस वैल्यू सीधे 1 वोल्ट आ जाती। लेकिन यहाँ पे पीक वैल्यू पूछा है, आरएमएस नहीं पूछा। तो सर पीक क्या करें, ये 1 को ले ले और इस 1 को ले ले, 1 - 1 0 कर दे, या 1 ही ले ले। कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा तरीका है। आपको बेसिकली इन दोनों को सॉल्व करके एक ही फंक्शन में बना लेना है। मतलब या तो तुम कॉस को साइन में कर लो कन्वर्ट, या साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। उससे क्या होगा, एक ही फंक्शन बन जाएगा और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, कॉस ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। अब तुम्हें ये पता है ये कॉस है, ये साइन है, ये माइनस साइन है और ये माइनस कॉस है, हाँ या ना, क्लियर है? जी हाँ। अगर तुम्हें दोनों को साइन साइन में बनाना है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें कॉस को साइन लिखना है। तो क्या पता है, हमें पता है ना क्या होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना? जी हाँ। तो ये जो कॉस के साथ लिखा हुआ है इसको मान लो कॉस थीटा, इसको तुम क्या लिख सकते हो सर, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं मैं इसे, है ना। इसको मान लिया कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं सर, साइन 90 माइनस थीटा, तो बस लिख दो साइन 90 माइनस ओमेगा टी और माइनस 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई, साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी माइनस 60 मतलब 30 माइनस ओमेगा टी। अगर तुम इसको बाहर निकालोगे माइनस के टर्म्स को तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 30 और माइनस माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 30, ये तो सेम ही आ गया। तो ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन ओमेगा टी माइनस 30। अब बताओ इसकी पीक वैल्यू कितनी है, पीक वैल्यू दिख गई ना, कितनी है, मात्र 2। तो आंसर आ जाएगा इसका लल्लू लाल 2। तुम इस क्वेश्चन को एक और बार थोड़ा अच्छे से देखो, अपनी कॉपी में लिखो, फिर एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार में अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। एक बार खुद से करके ट्राई करो। अगर आप मेरे से पढ़े हो तो मैंने आपको ये कन्वर्जन भी सिखाया है, सारी चीजें सिखाई है, लेकिन अगर आप मुझसे नहीं पढ़े हो, पहली बार देख रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके लिए नई होंगी। आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार करने की कोशिश करिए। मैंने बस सिंपल सा यही बताया है आपको, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताया, कि दो चीजें हैं, आपको दोनों को अगर सॉल्व करना है तो एक फंक्शन बनाना है तो दोनों को या तो साइन साइन में कर लीजिए या कॉस कॉस में कर लीजिए। तो मैंने डिसीजन किया कि मैं इसको कॉस साइन में बदल लेता हूं, तो ये भी साइन हो जाएगा, ये भी साइन हो जाएगा। तो मैंने बोला ये कॉस थीटा लिखा है, कॉस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, बस। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा था ये, तो मैंने माइनस कर दिया, माइनस ओमेगा टी माइनस 60, 90 माइनस 60 गए 30, माइनस का ओमेगा टी। अब हम चूंकि ओमेगा टी को नेगेटिव नहीं रख सकते, तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है साइन 20 माइनस ओमेगा टी, तो इसमें से माइनस बाहर लूंगा तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस 20। और आप सबको पता होगा साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस का 20 हो गया। इस तरीके से मैंने इसमें क्या कर दिया, माइनस बाहर ले लिया, फिर माइनस का साइन साइन दोनों जुड़ गए, तो दोनों सेम चीज है, तो माइनस का 2 साइन ओमेगा टी माइनस 30, पीक वैल्यू हो गई 2। क्लियर है? अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो भाई आ जाओ अब इस क्वेश्चन पे। ये वेवफॉर्म वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको साइनसोइडल वेवफॉर्म, स्क्वायर वेवफॉर्म, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, 3 तरीके की वेवफॉर्म होती है जनरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ये तीनों की एवरेज आरएमएस बताई, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। अब ये जो है ये ट्रायंगुलर भी है, लेकिन बीच बीच में इसमें गैप भी है, ये कंटिन्यूअस ट्रायंगुलर नहीं है। मतलब देखो मैंने आपको इस तरीके की वेवफॉर्म का तो बता दिया था कल। इस तरीके की वेवफॉर्म में जो एवरेज वैल्यू होता है वो क्या होता है, एवरेज वैल्यू होता है Vm/2, ये वाली वेवफॉर्म है जिसमें कंटिन्यूअस सॉटूथ बनते हैं, और आरएमएस होता है Vm/√3, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अब क्या है, अब है यहां पे इस तरीके का कुछ, या तो ऐसा कुछ दे दे या ऐसा कुछ दे दे, मतलब बीच बीच में से भी एक पोर्शन को गायब कर दे। तो इसकी शॉर्टकट होती है, वो क्या होती है, देखो
जो तुमने पहले वाली ये ट्राइंगुलर का जो एवरेज लिखा है ना, ये और आरएमएस है, ये इन दोनों की वैल्यू हम लिखते हैं यहां पे, ठीक है। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, जो Vm/2 है ऑलरेडी जो पुराना है उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये Vm/4 आ जाएगा। और आरएमएस के लिए क्या करते हैं, जो पहले वैल्यू लिखी थी उसमें 1/√2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है Vm/√6। ऑब्वियस सी बात है, ये सब डिराइव करके आता है, लेकिन आपको डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, जब भी इस तरीके की सॉटूथ वेवफॉर्म दिख जाए जिसमें बीच बीच में गैप हो, तो एवरेज वैल्यू मैं Vm/4, आरएमएस वैल्यू Vm/√6, और इसके लिए भी यही सेम रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये 4 वेवफॉर्म, 1 2 3 और 4, और ये 2 वेवफॉर्म, इनके रिजल्ट सिमिलर है ना। इन दोनों वेवफॉर्म के 2 रिजल्ट ये हो गए, और इन चारों वेवफॉर्म का तो अपना ये रिजल्ट है ही, ठीक है। तो एवरेज आरएमएस, बस खत्म क्वेश्चन। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, देखो Vm/√6, 1/√6 मतलब बी। सीधे के सीधे पेल देना है क्वेश्चन। क्लियर है? चलो आ जाओ अब इस पे। देखो ये क्या बोल रहा है, स्मॉल साइज हाई फ्रीक्वेंसी कॉइल्स, छोटे साइज की हाई फ्रीक्वेंसी की कॉइल है, तो इनमें कोर का मटेरियल क्या डालें, मतलब जो कॉइल बनानी है हमें इंडक्टेंस की, उसमें बीच में कोर मटेरियल क्या डालें जब हाई फ्रीक्वेंसी है। तो अगर देखो हाई फ्रीक्वेंसी होगा ना, तो कौन सा लॉस आएगा बताओ, हाई फ्रीक्वेंसी होने से कोर लॉस बढ़ जाएगा, है ना। तो कोर लॉस में जो एडी करंट लॉस होता है, एक्चुअल में उसका फॉर्मूला तुम लोगों ने ये पढ़ रखा है, K इंटू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इंटू थिकनेस स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। हाँ या ना? जी हाँ सर, पढ़ा तो यही है। इसमें ये जो K होता है ना, ये एक्चुअली में होता है π²/6 रो। ये होता है, ये चीज तो मैं बताई नहीं जाती, ये चीज छुपाई ली जाती है, तो तुम सीधे K ही पढ़ लेते हो। तो π²/6 रो, तो बेसिकली जो एडी करंट लॉस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी होता है। तो अगर तुम रेजिस्टिविटी को बढ़ाओगे तो एडी करंट लॉस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा मेरे दोस्त। इसीलिए तुम अब गेस कर सकते हो कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वजह से एडी करंट लॉस ज्यादा आएगा, तो तुम्हें इसको घटाने के लिए ऐसा मटेरियल चूज करना होगा जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, जो कि है फेराइट। फेराइट इज अ हाई रेजिस्टिव मटेरियल और इसमें एडी करंट लॉस ऑलमोस्ट 0 होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। ओके चलो अब ये क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीरीज आरएल सर्किट है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, पढ़ना है उसे। देखिए सीरीज आरएल सर्किट, 2 रजिस्टर से 5 ओम के और 10 ओम के बना लेते हैं, और एक इंडक्टर भी कनेक्ट है। चलो बढ़िया, 5 ओम, 10 ओम और इंडक्टर है एल हेनरी का। सप्लाई वोल्टेज है 50 वोल्ट। बहुत बढ़िया, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में हो जाएगा। इफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द 5 ओम रजिस्टर इज 10 वॉट, ये 10 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है मेरे भाइयों, तो पावर फैक्टर निकालना है। जब भी सीरीज सर्किट का क्वेश्चन आ जाए हमेशा याद रखिए, पावर फैक्टर होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइड बाय सोर्स वोल्टेज, बस ये तुम्हें निकाल लेना है, काम खत्म। तो हमें ले दे के क्या करना है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। सोर्स वोल्टेज तो पता ही है, और रेजिस्टेंस अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस करके। रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, जी हाँ। करंट निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, पावर दिया रेजिस्टेंस दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन यार। 10 बराबर I² इंटू 5, तो I बराबर आ गया √2 एम्पियर। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना आ गया, √2 इंटू टोटल रेजिस्टेंस है ना, टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम और 10 ओम, तो 15, ये आ गया रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज। तो पावर फैक्टर कितना आ गया, पावर फैक्टर आ गया 15√2 डिवाइड बाय 50। 15/50 होता है 3/10, तो ये बेसिकली 0.3 आ गया। 0.3 इंटू √2, तो ये कितना आ जाएगा भाई, √2 होता है 1.414, 1.4 का 0.3 0.42 आ जाएगा, है ना। 14 का 30%, 42, 0.424। क्लियर है? तो देखो कितना बड़ा सा दिख रहा था, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन है। पावर फैक्टर जब भी पूछे सीरीज सर्किट में, तो हमेशा रेजिस्टेंस का वोल्टेज अपन सोर्स वोल्टेज कर देना है, काम खत्म। देखिए एक और क्वेश्चन है, ये वाला सेम क्वेश्चन है, पॉज करो, ट्राई करो खुद से, मैं बताता हूं। सीरीज आरसी सर्किट दे दिया है ना,
आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ई इज 1 वोल्ट, तो इसका वैल्यू 1 वोल्ट ऑलरेडी पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, और पावर डिसिपेट कितना हो रहा है 500 मिली वॉट। बस सेम ही क्वेश्चन है, 0.5 बराबर आई स्क्वायर इंटू 1, आई की वैल्यू आ गई 1/√2, है ना, एम्पियर। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1/√2 ही आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो खुद 1 है। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, VR/VS, दैट इज 1/√2 डिवाइड बाय 1, तो 1/√2। अब देखो तुम्हें पावर फैक्टर नहीं पूछा, यहाँ पे फेज एंगल पूछा है, तो एंगल कितना आ जाएगा, cos फाइव 1/√2 है, तो फाइव कितना आएगा 45 डिग्री। हो गया ना सॉल्व जी। तो इतना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, हमें बस करेक्ट अप्रोच पता होनी चाहिए क्वेश्चन की, ठीक है। आ जाओ, डर तो नहीं लग रहा है ना भाई, डरना नहीं है, क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, यही तो कॉन्सेप्ट है, समझे। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक काफी लोगों ने किया होगा पहले, एसएससी जेईई में भी आ चुका है। बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस पावर एक सिंगल फेज सीरीज आरएल सर्किट की फ्रॉम ए साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स हैज इन ईच साइकिल। आरएल सर्किट है, वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म बनती है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा, जो पावर बनेगा वो वोल्टेज इंटू करंट बनेगा। कैसे बनता है पावर, देखिए यहाँ पे देखो, बड़ा ही आसानी प्यार से दिखाया इसमें कि ये देखो वोल्टेज है ना, ये ब्लू वाली, ये वोल्टेज जा रही है 0 से लेके पाई, पाई से लेके 2 पाई। फिर करंट क्या जाएगी 90 डिग्री लैग, तो करंट कहां से स्टार्ट होगी, देखो ये करंट है 9 से, यहां से पीछे से 90 डिग्री लैग कब करेगा, जब प्योर इंडक्टेंस हो। यहाँ पे आरएल सर्किट है तो लैग करेगा बस, तो ये 5 एंगल से लैग कर रहा है, करंट है ना, वोल्टेज से पीछे चल रहा है। अब पावर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये जो पर्पल वाली हमारी वेवफॉर्म है ये पावर की है ना, इस तरीके से। तो हम देख पा रहे हैं पावर की वेवफॉर्म को देखते हुए दोस्तों क्या, कि जो हमारा पावर है वो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, और यहाँ भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और जीरो को कितनी बार टच कर रहा है, 4 बार, 1 2 3 और 4, है ना। या फिर तुम यहां से गिन लो तो 1 2 3 4, एक साइकिल में 4 बार करेगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव ट्वाइस है, 0 4 टाइम्स है। समझ में आ गई बात, एकदम क्लियर है। तो पावर 2 बार नेगेटिव होगी, 2 बार मतलब 4 बार जीरो के टच करेगी, और जो वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म है ये 1 बार नेगेटिव होगी, है ना, शाबाश। अब देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले डीसी की एक कंडीशन दी है, क्या कि एक आयरन की कोर है ना, व्हेन कनेक्टेड टू ए डीसी ड्रॉज अ करंट ऑफ दिस। अब चोक कॉइल है, चोक में देखो रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है, लेकिन जब तुम डीसी लगाओगे तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा सिर्फ रेजिस्टेंस। तो निकाल लो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 15 वोल्ट अपॉन 1.5 मतलब 10 ओम। अब क्या बोल रहा है, जब सप्लाई इतने से कनेक्ट करेंगे एसी सर्किट में तो 2 एम्पियर कंज्यूम करे, 2 एम्पियर करंट लेगा और 60 वॉट कंज्यूम करेगा। जो आयरन की कोर है उसमें 60 वॉट पावर कंज्यूम होगी। अब कोर के अंदर तो भाई देखो रेजिस्टेंस भी और इंडक्टेंस भी है, दोनों ही है, तो दोनों में मतलब इंडक्टेंस में तो पावर कंज्यूम नहीं होगा, लेकिन रेजिस्टेंस में पावर कंज्यूम होगा, और टोटल पावर कंज्यूम इतनी है 60। हमसे आयरन लॉस पूछ रहा है, तो ये कैसा लॉस है भाई, कोर के अंदर कौन कौन से लॉस होंगे, एक आयरन लॉस, और रेजिस्टेंस ऑफ वायर की वजह से कॉपर लॉस। तो तुम्हें टोटल पावर दे रखी है 60, तो पी टोटल बराबर क्या लिख दोगे, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। आयरन लॉस तुम्हें निकालना है, टोटल दे रखा है 60, खत्म क्वेश्चन। तो आयरन लॉस कितना आएगा, आयरन लॉस आ जाएगा 60 माइनस करंट कितनी दे रखी है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना निकाल लिया 10, खत्म क्वेश्चन। तो 20 वॉट आ जाएगा, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला 20, जेई के पेपर का ही क्वेश्चन है। अब देखिए ये मस्त मजा आ जाएगा, इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। 2 इंपेडेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, 3 वोल्ट मीटर्स, one connected across each impedance and one across the combination reads equal value। 3 वोल्ट मीटर्स, एक कनेक्ट है, 2 कनेक्ट है दोनों इंपेडेंस के अक्रॉस, और एक कनेक्ट है इन दोनों के अक्रॉस, रीड्स इक्वल वैल्यू।
तीनों वोल्टमीटर्स की रीडिंग बराबर है, V1, V2 और V3 इक्वल टू V। तो हम 3 वोल्टमीटर्स बना लेते हैं। एक वोल्टमीटर ये हो गया, मान लीजिए इसको V1, एक इंपेडेंस यहां है, एक इंपेडेंस यहां है, इन दोनों के अक्रॉस भी वोल्टमीटर कनेक्ट है V2 और इसके अक्रॉस V3। हमसे पूछ क्या रहा है, द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द टू इंपेडेंस। दो इंपेडेंस के बीच का फेज एंगल कितना होगा, ये कैसे सॉल्व किया जाए? क्या कुछ सोच पा रहे हो आप इसमें? ऑब्वियस सी बात है, इसमें रिजल्टेंट वेक्टर का ही फॉर्मूला लगेगा, बस सिंपल सा। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos फाइव। बस इसको सॉल्व कर देना है, हो जाएगा काम। तो देखो v1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, या v1 इक्वल टू लिख सकते हो, चलो स्क्वायर ही लिख लो, v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स v2 इंटू v3 और cos फाइव। इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। और v1 v2 v3 का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर cos फाइव। v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, ये इधर जाएगा, माइनस का v स्क्वायर अपन v स्क्वायर, cos फाइव बराबर कितना आएगा, 2v स्क्वायर cos फाइव बराबर माइनस का v स्क्वायर। v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया तो cos फाइव बराबर माइनस का 1/2 हो गया। कितना आता है ये, माइनस 1/2। कोसाइन 90 के बाद नेगेटिव हो जाता है तो माइनस 120 डिग्री आता है, ठीक है। ग्रेटर देन 90 पे कॉस नेगेटिव होता है ना, 120 डिग्री, ठीक है। cos 90 0, फिर cos 90 के बाद नेगेटिव में जाना चालू कर देता है, तो आंसर हो गया 120 डिग्री। इसका रिजल्टेंट वोल्टेज का क्वेश्चन था, ये बड़ा ही सेक्सी क्वेश्चन था, मजेदार। और ये रही हमारी आखिरी स्लाइड, आखिरी क्वेश्चन था। कैसा लगा भाई, है ना? मुझे देखो नहीं पता है कि आप लोगों को इस लेक्चर के बाद कैसा लगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को इतना कुछ सीखने को मिल गया होगा इस लेक्चर में कि अब आपको सच में एसी सर्किट्स हलवा लगने लगेगा जब आप इस सर्किट को 2 बार, इस क्वेश्चन पीडीएफ को, इस वीडियो को 2 बार और देख लोगे एटलीस्ट। समझ गए? देखो एक बार में सारी चीजें आसान लगने लगे तो इतना मतलब इतना वो नहीं है कि हाँ भाई एक बार में हो जाए। क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है। ये ऐसे ऐसे चुनिंदा लेवल के क्वेश्चन है जो कि कॉन्सेप्चुअल है, पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। आपने देखा मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आरआरबी के लिए है, गेट का लिया है, आईएएस का लिया है, तो ये सभी चुनिंदा क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ठीक है। सभी के सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे एक और बार, ठीक है। और वीडियो में जरूर बताएंगे कि क्या आपको मेरी मेहनत नजर आ रही है या नहीं, ठीक है। मैं आप लोगों का सच में डेवलपमेंट करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि देखिए आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, लेकिन आप लोग को मैं जितना देना चाह रहा हूं ना, ये उससे भी कम है। मैं इससे भी और ज्यादा आप लोगों को देना चाह रहा हूं, कंटेंट, नॉलेज, सब कुछ। तो आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए सच में आपको आज की वीडियो कैसे लगी। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।